अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11th चैप्टर और ये हमारा इस वीक का ऑडिटिंग का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमें जो है 11th चैप्टर का पहला जो पोर्शन है, हाफ चैप्टर जो है वो हम कवर करेंगे। द ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली आप जानते हैं क्या होता है कि हायरिंग, मतलब जो लोग कंपनी के अंदर हायर किए जा रहे होते हैं या फिर जो कंपनी से निकाले जा रहे होते हैं या फिर उनकी इनकम के बारे में जो डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं, उसको बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कंपनी है, ऑडिटर जो है ये चीज़ चेक करेगा कि जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं ये कंपनी किस तरह से लोगों को हायर करती है, किस तरह से उनकी इनकम को सेट करती है, किस तरह से उनको बोनसेस देती है और कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करके वो कंपनी में लोगों को लेके आते हैं और उनको आगे ट्रेन करते हैं और फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो बेसिकली ये हमारा चैप्टर रहेगा और चैप्टर का नाम है द ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस ऑडिटिंग पर्सनल प्रैक्टिसेस, कि ऑडिटिंग के अंदर किस तरह से पर्सनल प्रैक्टिस करते हुए हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को चेक करेंगे। सो यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम हर चैप्टर के शुरू में देखते हैं। गेटिंग अ बिग पिक्चर व्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस। सबसे पहले हम देखेंगे मेन थीम, देखेंगे मेन पिक्चर, देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की कि कौन सा प्रोसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो चल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के प्रोसेस को लेके। अब आपको ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस या इसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि एक तरीका होता है लोगों को हायर करने का। उनको कैंडिडेट को उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है बुलाया जाता है और उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे पूरा होने के बाद जो है उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, उससे छोटा सा टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद जो है उसकी स्किल्स का छोटा सा टेस्ट लिया जाता है और फिर उसको उसकी सीवी के अकॉर्डिंग उससे डॉक्यूमेंटेशन लिए जाते हैं और उसके बाद उसकी हायरिंग की जाती है। उसको कुछ टाइम के लिए प्रोबेशन में रखा जाता है, मतलब कुछ टाइम की प्रैक्टिसेस के वर्किंग में रखा जाता है और आफ्टर दैट उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है या फिर जॉब पे परमानेंटली हायर कर लिया जाता है या फिर वो कुछ 1 साल तक प्रोबेशन में रहता है, 2 साल तक प्रोबेशन में रहता है। जैसे हमें लगता है कि ये पर्सन फैमिलियर है, ये पर्सन सीख रहा है, ये पर्सन जो है बेहतर हो रहा है हमारे काम के अंदर, तो इसको हम हायर कर सकते हैं, ये हमारे साथ फॉर द लॉन्ग टाइम बीइंग हमारे साथ हायर हो सकता है। तो ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस होता है। इसको देखेंगे बेसिकली क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से हायरिंग करते हैं और ऑल दैट वॉकिंग थ्रू अ पेरोल ट्रांजैक्शन, किस तरह से लोगों को पे करते हैं, किस तरह से लोगों की पेरोल बनाते हैं, किस तरह से लोगों का एक पेरोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या किस तरह से बोनसेस जो है वो लोगों को दिए जाते हैं, अपने एम्प्लॉयर को बोनसेस किस तरह से वो पे करते हैं। आफ्टर दैट असेसिंग पेरोल रिलेटेड रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल ये तो हम बार बार देख रहे हैं, हर चैप्टर के अंदर बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं। सो इसमें पेरोल से अकॉर्डिंग, पेरोल जब हम बनाते हैं किसी भी एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर बनाता है, तो उसके अंदर क्या रिस्क फेस करना पड़ता है कि मतलब सबका सेम बनाना पड़ता है, सीनियर का चेंज बनाना पड़ता है या फिर अकॉर्डिंग टू स्किल्स, अगर किसी की क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो उसका पेरोल चेंज होता है। तो हम किस तरह से इस रिस्क को कम कर सकते हैं। इसी तरह से टेस्टिंग मैनेजमेंट पेरोल सेशन फॉर एक्सपेंसिव एंड अक्रूवल्स। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, पहले प्रोसेस देखेंगे और वॉकिंग थ्रू पेरोल ट्रांजैक्शन ये देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम असेसिंग पेरोल रिलेटेड रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल को कवर करेंगे। इट मीन्स दैट कि पहले दो जो चीज़ें हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो हम प्रोसेस देख रहे हैं, पेइंग एम्प्लॉइज इज यूजुअली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। नो डाउट, जो आपने बंदा हायर किया है उसको सैलरी देना, उसको बोनसेस देना, उसके ऊपर छोटे मोटे एक्सपेंस करना,
ये बिजनेस का एक एक्सपेंस गिना जाता है और ये ठीक ठाक बड़ा एक्सपेंस गिना जाता है, जिसके अंदर कुछ मैनेजर्स की सैलरी लाखों में होती है, कुछ एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो हज़ारों के अंदर होती है, किसी की 50,000 भी होती है, किसी की 25,000 होती है, किसी की 1 लाख तक भी जाती है। ऑफन द ओनली एक्सपेंस द हायर इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बड़ा गिना जाता है। द कॉस्ट ऑफ कंपनी इनकर्स व्हेन मेकिंग आइटम्स इट्स सेल्स। सो चीज़ें बिक रही होती हैं, नहीं बिक रही होती, पर लेकिन फिर भी इस कॉस्ट को जो है वो बियर करना पड़ता है कंपनी को, इस कॉस्ट को जो है कंपनी को देना पड़ता है। अगर आपकी जो चीज़ सेल नहीं भी हो रही है, पर लेकिन आपने 15 बंदे रखे हुए हैं, आप वो 15 बंदे जो है चीज़ को बना रहे हैं, आपकी चीज़ 2 महीने बाद बिकती है, पर लेकिन आप उन्हें ये नहीं कहोगे कि हमारी चीज़ बिकेगी तो हम आपको पेमेंट करेंगे, जितने भी हायरिंग हुई हुई है। तो ये सिंपल सी बात होती है कि ये आपका ऐसा एक्सपेंस होता है जिसको एम्प्लॉयज़ को आपको पे करना होता है। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि हम आपको तब पे करेंगे जब हमारे पास हमारी सेलिंग होगी। तो ये ऐसा एक्सपेंस है जो आपको शुरू से ही करना पड़ जाता है। एवरी एक्शन इन्वॉल्व इन हायरिंग, इसके अंदर आपकी हायरिंग होती है, आपकी जो आपका सिस्टम होता है लोगों को एचआर का, जो एचआर पूरी की पूरी मैनेजमेंट होती है, वो उसके अंदर वो लोगों को हायर करते हैं, लोगों को निकालते भी हैं कुछ सिचुएशन की वजह से, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब है सीनियर्स जूनियर्स अकॉर्डिंग टू स्किल्स, डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से उनको क्लासीफाई करते हैं। एंड पेइंग वर्कर्स, और लोगों को पे करते हैं, वर्कर्स को पे करते हैं, फॉल्स अंडर द हेडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उनका एक अपना एक पूरा प्रोसीजर होता है, अपना एक पूरा तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को हायर किया जाता है, उनको निकाला जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स ने बनाया होता है। ये पूरा एक बेसिकली एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। डिस्कस ऑल दिस प्रोसीजर्स इन दिस चैप्टर, हम इसको डिस्कस करेंगे। यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन, बेसिकली ये ओवरव्यू है चैप्टर का, जो कि मैंने कुछ लाइनें जो है इसमें ऐड अप की है। यू नीड दिस चैप्टर इन्फॉर्मेशन टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ऑडिट। सो जब हमें पता चल जाता है, जब हम इस चीज़ से फेमिलियर हो जाते हैं, जब हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि इनका ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी के अंदर, जब आप जो है ह्यूमन रिसोर्स के प्रोसेस को देख रहे होते हैं। बेसिकली इसमें देखा जा रहा होता है कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डिपार्टमेंट कितना स्ट्रांग है कि वो लोगों को जब हायर करता है, जब लोगों को कंपनी के अंदर लेके आता है, तो वो कितना इफेक्टिवली जो है रूल्स को फॉलो कर रहा होता है, मतलब कि उनकी क्वालिफिकेशन को देखा जा रहा होता है। इस तरह से नहीं किया जाता कि मतलब किसी के रिश्तेदार या इस तरह से देख के उसको हायर कर लिया जाए। तो ये बहुत डिटेल से चीज़ें देखी जा रही होती हैं और उनको उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके मेरिट के अकॉर्डिंग हायर किया जा रहा होता है। तो you need this information to efficiently and effectively audit and client payroll expenses, उनकी पेरोल जो उनको पे करना होता है उसके सारे एक्सपेंसेस को देखा जाता है, एंड बैलेंस शीट अकाउंट्स, और उसको एडजस्ट किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो ये एक चैप्टर का ओवरव्यू है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एक तो एक बिगेस्ट एक्सपेंस है पेरोल का, जो कि हमें एम्प्लॉय के ऊपर लगाना पड़ता है। उसके बाद इस प्रोसेस के अंदर हायरिंग होती है, फायरिंग होती है, लोगों की पेरोल डिसाइड किए जाते हैं, लोगों को हायर किया जाता है, और कितना इफेक्टिवली लोगों को हायर करते हैं, कितना मेरिट पे करते हैं। बेसिकली ये बेसिक इस चैप्टर का रीज़न है, इसको पढ़ने का रीज़न है कि हमारा जो क्लाइंट है ऑडिट, हम तो ऑडिटर है, हम बेसिकली ऑडिट का वर्क कर रहे हैं। सो कहने का सीन मतलब ये है कि ऑडिटर ने ये चीज़ चेक करनी है कि जिस तक मैं ऑडिट कर रहा हूँ ये कंपनी कितना इफेक्टिवली एचआर को लेके चल रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट कितना स्ट्रांग है लोगों को हायर करने के लिए, ये लोगों को कितना मेरिट पे हायर करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया जा रहा है फिगरिंग आउट हाउ द ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चेकआउट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस जो है वो काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स डज अ लॉट मोर जस्ट व्हेन जस्ट टेक केयर ऑफ पेरोल। जब आप पेरोल देख रहे होते हो तो ये ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट आल्सो एड्रेसेस हायरिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयर्स, ये
इसका इसका एक स्टेप होता है लोगों को, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयर को हायर करना, कीपिंग देम ट्रेन, उसके बाद उन्हें सिखाना इन करंट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, उनको अपनी इंडस्ट्री में लेके आना, उनको जो है ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, प्रमोटिंग देम, उसके बाद उनको प्रमोट करना। मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम के लिए प्रोबेशन में रखा जाता है। प्रोबेशन का मतलब होता है कि आपको, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, 1 साल का प्रोबेशन होगा, तो आपको उसके अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे 1 साल वो अच्छे से, तो हम आपको निकालने का राइट रखते हैं। तो वो 1 साल बंदा जो है अच्छे से मेहनत कर रहा होता है, उसके बाद उसे प्रमोट किया जाता है एंड हैंडलिंग वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी सेपरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग फिर उन्हें जो है प्रमोट करने के बाद एक स्पेसिफिक अच्छी जॉब जो है वो सेट कर दिया जाता है और अपनी कंपनी का एक पार्ट बना दिया जाता है। सो कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, उनका एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब हम हमें देखना है कि ये एचआर जो है, एचआर मैनेजमेंट जो है, क्या ये पूरा प्रोसेस फॉलो करती है, क्या लोगों को हायरिंग उसी तरह से होती है। उसके बाद कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड के अंदर क्या आता है, जब भी कोई नई हायरिंग होती है कि नए बंदे को हायर किया जाता है कंपनी के अंदर और उसको कंपनी में लेके आ जाता है, सो व्हाट पर्सनल रिकॉर्ड डज कंपनी नीड टू कीप। तो क्या क्या रिकॉर्ड्स जो है वो रखने पड़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कंपनी को कीप करके रखनी पड़ती हैं। द बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस मस्ट कीप एज फाइल एज फॉलोज। ये कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी हैं आपको गिवन बिलो कि ये चीज़ें हमें रखनी पड़ती हैं। जॉब एप्लीकेशंस, एक जॉब एप्लीकेशन होती है जो उस बंदे ने दी हुई होती है, रिज्यूम्स जो उसकी सीवी होती है फॉर द बोथ एप्लीकेंट्स एंड द पीपल हायर्ड। तो अब एचआर जो डिपार्टमेंट है, क्या उसके पास 10 लोगों ने अप्लाई किया था, उसके बाद उन्होंने 10 के जो है इंटरव्यूज किए, उसके बाद एक बंदे को हायर किया, तो क्या सबके उनके पास जो है सीवीज हैं, ये सारा कुछ देखना। बेनिफिट प्लान इंफॉर्मेशन, क्या उनके साथ जो डिस्कशन हुई किस 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 बेस के ऊपर से उनको हायर किया जा रहा है, तो वो सारा का प्लान उसको उन्होंने वहाँ पे जो है रिटन डाउन लिख के रखा हुआ है पास, वो सारा कुछ। फैमिली एंड द मेडिकल लीव एक्ट, अब किस तरह से उनको बोनसेस दिए जाएंगे, बोनस ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा। जैसे हमें एम्प्लॉय को इंश्योरेंस भी दी जाती है कि आपकी इंश्योरेंस भी ये कंपनी करेगी, आपको फॉर द लॉन्ग टर्म जो है प्रोविडेंट फंड भी दिया जाएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। बेसिकली अमेरिका के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो फैमिली एंड मेडिकल लीव, FMLA का मतलब क्या है कि फैमिली के लिए क्या आपको मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, या ये इसका जो कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। इसी तरह से पे रोल रिकॉर्ड्स, पे रोल का क्या सिस्टम है यहाँ पे, किस तरह से पे किया जाएगा, जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा गया या नहीं रखा गया। इस तरह से सेफ्टी रिकॉर्ड्स मैंने बताया आपको, कोई कुछ वर्कर्स की जॉब इस तरह की होती है कि उन्हें सेफ्टी चाहिए होती है। मतलब जिस तरह से आप कह लें कि जो फायर फाइटर्स होते हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी सेफ्टी हो, उनके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो काफ़ी हायर होते हैं। तो इस तरह की कंपनीज जो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो ऑफर करती हैं। तो ये जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं वो किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो लाजमी है। तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसके लिए नेसेसरी है, जिसके लिए ये बात लाजमी है, जिसकी ड्यूटीज़ के अंदर ये बात शामिल है कि उसने ये रिकॉर्ड्स को रखना है। तो अगर वो ये रिकॉर्ड्स को नहीं रख रही तो उसके वो फिर हम डिपेंड करता है कि हम ऑडिट को किस फॉर्म में लेके चलेंगे। उसके बाद है फिगरिंग आउट हाउ, वही चीज़ चल रही है, मेंटेनिंग W4 एंड आफ्टर डिडक्शन फॉर्म्स। ये कुछ और फॉर्म्स हैं। यू आर मोर देन लाइकली आउट द फॉलोइंग फॉर्म्स ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट कैरियर। जब भी कोई एम्प्लॉय होता है तो उसकी जो टाइम पीरियड होता है तो उस ड्यूरेशन के अंदर कुछ और चीज़ें भी आपको रिक्वायर करनी होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके जब भी, क्योंकि ये चीज़ें जो है किसके पास होती हैं, फॉर्म्स किसके पास होते हैं, इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, HR डिपार्टमेंट के पास होती है। तो किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड हमें अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो हम HR डिपार्टमेंट से कंसल्ट करते हैं कि इस जो एम्प्लॉय की हमें ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें।
तो आपके HR डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को टेक करके रखें, उसको कीप करके रखें। सो W4 का मतलब क्या है? द फॉर्म्स गिव्स द, अब ये अमेरिका के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ फॉर्म्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं जो कि वहाँ पे कीप करके रखे हुए होते हैं HR डिपार्टमेंट ने। WF दिस फॉर्म्स गिव्स द एम्प्लॉयज ऑल द बेसिक अबाउट ऑफ एम्प्लॉयज। इसके अंदर एम्प्लॉयज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसका नाम लिखा हुआ होता है, उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर, और उसका एक नंबर होता है जो कि सोशल सिक्योरिटी नंबर उसको अलॉट होता है कंपनी में आने के बाद। उसके बाद स्टेट एंड लोकल टैक्स विद होल्डिंग फॉर्म्स। अब वो कह रहे हैं कि इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड विद द होल्डिंग टैक्स, अगर कंपनी रिक्वायर कर रही है कि वो टैक्स पेयर है एंड म्यूनिसिपैलिटीज दीज फॉर्म्स आर केप्ट एज वेल। अगर वो जो है उसकी सैलरी इतनी बनती है कि वो टैक्स पेयर भी है और कंपनी चाहती है कि उसका टैक्स पे करे या वो खुद टैक्स पे करते हैं, तो उसकी वो टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन भी जो है वो एक पर्टिकुलर जो है फाइल में वो केप्ट की जाती है। इसी तरह से I9, द पर्पज ऑफ दिस फॉर्म, I9 का पर्पज क्या होता है? इज टू मेक श्योर एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। अब इसके अंदर वो सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है या क्लियर किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इस पर यूनाइटेड स्टेट में काम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मतलब हमें बेसिकली ये होता है कि ये पर्सन जो है आउटसाइडर है, ये किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, इसको तो जॉब दे ही नहीं सकते हम। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहा है कि वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर, अमेरिका के अंदर एलिजिबल है और जॉब कर सकता है। सो I9 के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्लियर किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्लियर किए हुए हों HR ने, और उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स डिडक्शन फॉर्म्स, इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज यूज दिस फॉर्म्स टू अलाउ कंपनी टू डिडक्ट एडिशनल अमाउंट्स फॉर देयर प्रोग्रेस वेजेस। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा ना, अब जब भी एम्प्लॉय जो है वो सैलरी सपोज कर लें कि वो 50,000 सैलरी ले रहा है, तो 50,000 में से उसको 40,000 मिलती है, तो उसका एक 10,000 का पोर्शन हर मंथ वो सेव करते रहते हैं। तो जब वो छोड़ता है, जॉब को छोड़ता है या रिटायरमेंट होती है, तो ये 10,000 जो है वो इकट्ठा करके प्रोविडेंट फॉर्म के अंदर उसे एक लमसम अमाउंट जो है वो पे की जाती है। तो इसकी पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो HR डिपार्टमेंट रख रहा होता है। सो अकाउंट्स फॉर देयर ग्रॉस वेजेस टू पे, फॉर ग्रॉस वेजेस को पे की जाती है आफ्टर ऑफ बेनिफिशियल बेनिफिट्स एज हेल्थ इंश्योरेंस, प्री टैक्सेस कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट प्लान एंड यूनियन ड्यूज। तो ये कुछ जो है वो फॉर्म्स के अंदर पैसा काटा जाता है और बाद में उसे उस फॉर्म में पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली देखा जा रहा है जो HR डिपार्टमेंट है आपका, क्या वो ये सारे रिकॉर्ड्स, क्या वो ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस वो उसने कीप करके रखे हुए हैं। अगर उसने ये डॉक्यूमेंटेशन, उनका ये तरीका नहीं है रखने का, तो वो एक कमज़ोर डिपार्टमेंट है उनका। एक HR का एक जो है वो इफेक्टिव डिपार्टमेंट नहीं है, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए बहुत लाजमी और बहुत नेसेसरी है कि वो अगर ये डिपार्टमेंट इस तरह की चीज़ें की कैप्ट रखता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट को कंसिडर होता है। सो नेक्स्ट, एवरीथिंग हाउ टू पेरोल प्रोसेस वर्क्स। पेरोल प्रोसेस कैसे वर्क करता है, मतलब उनको सैलरीज जो हम देते हैं, सैलरीज पे करते हैं, वो बेसिकली किस तरह से काम करती है। Maintaining W4 and after deducting forms, we are most likely to out of the following forms during your employment career। तो ये तो हमने देख लिया बेसिकली। सॉरी, नेक्स्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि पेरोल इज द प्रोसेस ऑफ पेइंग एम्प्लॉयज, लोगों को पे करना फॉर सर्विसेज दे परफॉर्म। लोगों को, जो लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको दे रहे हैं, तो उनको पे करना है। इट इंक्लूड्स ओनली सैलरीज, कमीशन, बोनसेस, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है, बट ऑल्सो स्टॉक ऑप्शन एंड एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, कि वो शेयर्स भी ले सकते हैं कंपनी के। उस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है कि मतलब किसी को आप सैलरी नहीं देते तो आप उसको अपने कंपनी का शेयर्स दे देते हैं, उसको शेयर होल्डर्स भी बना देते हैं। इस तरह से स्टॉक ऑप्शन और बेनिफिट्स आर आल्सो एम्प्लॉयज ऑफ द परचेज अ स्पेशल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि आप उसे पर्टिकुलर शेयर्स लेने की भी डिस्काउंट के अंदर ऑफर करते हैं एक पर्टिकुलर डेट के अंदर।
वन मेजर एम्प्लॉय बेनिफिट इज द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप पे करते हो वो होता है इंश्योरेंस, जिसके अंदर आप उसकी इंश्योरेंस करते हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स होती हैं जिससे हम उसे सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, बोनसेस देते हैं, उसको शेयर की फॉर्म में पैसा दे सकते हैं, किसी भी ये कुछ फॉर्म्स है जिसके अंदर हम उसे पे करते हैं। तो देखा जाएगा कि इस कंपनी के अंदर HR ने क्या डिसीजंस लिए हैं, किस तरह से वो लोगों को पे देते हैं। पेरोल ट्रांजेक्शन shown up on both the client's balance sheet and the income statement। तो ये दोनों चीज़ों के अंदर शो किया जा रहा होता है, इनकम स्टेटमेंट भी शो किया जाता है और क्लाइंट्स बैलेंस शीट के अंदर भी बेसिकली ये शो किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को। ऑन द अब वो बता रहे हैं ऑन द बैलेंस शीट accrued payroll expenses and liabilities are shown as a short term payrolls। अब बैलेंस शीट के अंदर इसको एक शॉर्ट टर्म पेरोल जो होता है उनको जो इसको एक लाइबिलिटी लिखा जाता है, इनको जो पेमेंट की जाती है उसको एक कर्जा लिखा जाता है कि जो शॉर्ट टर्म होती है। द लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट इंक्लूड वेजेस, उनको एज वेजेस पेएबल जो डेली की वेजेस होती हैं उसको शॉर्ट टर्म एक्सपेंस लिखा जाता है। लाइबिलिटी अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज जो कि एम्प्लॉयज को पे करनी, बेसिकली वो बता रहे हैं कि इसको बेसिकली क्या एक्सपेंस लिखा जाता है और उसको बैलेंस शीट के अंदर हाईलाइट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो आप इसको सिर्फ रीड आउट कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि वो बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर हम जो वेजेस पे जो हम उसके अंदर लिख रहे होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो वो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो एम्प्लॉयज को वेजेस पे की जा रही है, सैलरी जो की जा रही है वो हमारा एक एक्सपेंस है, हमारी एक लाइबिलिटी है। पे चेक्स बोथ टैक्सेस एंड अदर टाइप्स ऑफ डिडक्शंस, कौन कौन से टैक्स पे किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज मैचिंग पेरोल्स लाइबिलिटीज, उनको जो भी सैलरीज पे की जा रही है पेरोल के अकॉर्डिंग वो लाइबिलिटी हम कंसिडर करते हैं। इट जस्ट डिस्कस दीज अक्रूवल्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर। हम सारा कुछ एक दफ़ा देखेंगे, एक दफ़ा चेक करेंगे, हमें पेरोल को देखना है एक थर्ड पोर्शन के अंदर डिटेल से बेसिकली इसको स्टडी करेंगे। सो टिपिकली इनकम स्टेटमेंट पेरोल अक्रूड इन सैलरीज क्या क्या होता है उसके अंदर, सैलरीज होती हैं, वेजेस होती हैं, कमीशन होते हैं, पेरोल टैक्सेस होते हैं, ये सारा जो है वो आपका एक पेरोल के अंदर जो भी आप पे कर रहे होते हैं तो उसको पेरोल के अंदर सारा कुछ आता है, आपकी सैलरीज, वेजेस, कमीशन एंड पेरोल टैक्स एक्सपेंसेस। The income statement accounts reflects all the compensation due regardless of there has been compensation the earned yet not paid accrual into the play if your audit clients make products। You will also payrolls accounts such as direct labor and manufacturing overhead। अब वो सिंपल आपको यहाँ पे कोई डिटेल के अंदर कोई चीज़ इस तरह की नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सिंपली बता रहे हैं कि जब आप बैलेंस शीट में उसे लिख रहे हो, बैलेंस शीट के अंदर उसे ऐड कर रहे हो, तो उसको हम किस नाम से लिखते हैं और उसको हम क्या एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। सो इसको आप बेसिकली स्लाइड को आप स्टडी कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट नामों के साथ डिफरेंट जो है कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय पे लगा रहा होता है उसको नाम दिया जाता है और उसको पेरोल के अंदर ऐड किया जाता है। वो सैलरीज फॉर्म में हो सकता है, वो वेजेस फॉर्म में हो सकता है, वो कमीशन फॉर्म में हो सकता है, तो वो सारा कुछ मिल के उसकी पेरोल बना रहे होते हैं। इसके बाद जो है इनिशिएटिंग एम्प्लॉयज हायरिंग एंड फायरिंग, जब लोगों को हायर किया जाता है या निकाला जाता है। व्हेन अ कंपनी हैज एन ओपनिंग, जब कंपनी खोली जाती है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज इन चार्ज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी लोगों को यहाँ से भी हायर करता है कि जो ऑलरेडी हायर हुआ होते हैं उन्हें कहता है कि आप अपने जानने वालों को कहें कि वो अगर पढ़े लिखे हैं तो वो CV पुट करें। उसके बाद एक्सटर्नल लोगों को यानी कि बुलाता है, एक्सटर्नल बाहर से लोगों को हायर करने की कोशिश करता है। आर गिवन द चांसेस टू अप्लाई द जॉब एक्सटर्नली मीन्स एप्लीकेंट्स आर सॉर्ट फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, या तो कंपनी के बाहर से हायर करता है या कंपनी के अंदर से ही जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उन्हें कहता है कि अपने जो आपके जानने वाले जो एजुकेटेड हैं उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड अगर उनकी स्पेसिफिकेशंस पर क्वालिफिकेशंस हैं तो वो अप्लाई करते हैं। इसके बाद आफ्टर ह्यूमन रिसोर्सेज सीन स्क्रीन कैंडिडेट, लोगों को बुलाया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। आफ्टर दैट द हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है विच कैन वेरी फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी। और कंपनी ये कुछ कंपनी में सिर्फ एक इंटरव्यू लेके हायर कर लिया जाता है, कुछ कंपनी में हायर करने के बाद जो है 2 और उनके टेस्ट लिए जाते हैं, उनकी स्किल टेस्ट लिए जाता है, और ये कंपनी टू कंपनी चेंज होता है बेसिकली। इस जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करती, वो कहती हैं कि जल्दी से इसको काम पे लेके आए, इसको थोड़ी सी क्वालिफिकेशन लेके इसको
हम यूटिलाइज करना स्टार्ट करें। इस तरह से यूजुअली इज कंडक्टिंग बाय द कंपनी डिपार्टमेंट एज द ओपनिंग। जैसे ये स्टार्ट होता है तो हम ये पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू करते हैं लोगों को हायर करने का। इसी तरह से मोस्ट एप्लीकेशन प्रोसेसेस इंक्लूड चेकिंग रेफरेंसेस। अब क्या क्या चेक किया जाता है, उनके रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं कि किस बेस के ऊपर आ रहा है, इनकी एजुकेशन, उनकी सर्टिफिकेशन, एज वेल एज हैविंग द फेस टू फेस इंटरव्यू। ये सारा कुछ बेसिकली कॉमन चीज़ें हैं कि लोगों को बुलाया जाता है, उनकी डिग्री देखी जाती है, उनके साथ इंटरव्यू किया जाता है इन मैनेजमेंट एंड अपर मैनेजमेंट इन द डिपार्टमेंट विद ओपनिंग। और एक 3 तरह के डिफरेंट किस्म के इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एक एचआर एक इंटरव्यू कंडक्ट करे, एचआर को अगर वो क्लियर हो जाता है, एचआर को ठीक लगता है, तो फिर एक जो हायर मैनेजमेंट है वो आपका एक इंटरव्यू करेगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बेसिकली हमें ये देखना है, क्योंकि हम एक ऑडिट की टर्म के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ पढ़ रहे हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूड द एम्प्लॉयज स्टार्ट डेट। अब स्टार्टिंग डेट से उसकी पूरे रूल एंड रेगुलेशंस के आपको किस तरह से लेके चलेंगे, आपको क्या सैलरी देंगे, क्या बोनसेस हो सकते हैं आपके, किस तरह से आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, उसके साथ ये सारा कुछ बात करना। और आपको किस बेस के ऊपर सैलरी देंगे, क्या आपको लमसम देंगे, क्या आपको ऑरली बेसिस के ऊपर देंगे, एंड एनी अदर जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उस सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना, वो सारी वहाँ लिखी होनी चाहिए जब वो हायर हुआ था, क्योंकि हमें वो बेसिकली ऑडिटर को वो सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है। उसके बाद क्या है, सच एज द नंबर ऑफ वेकेशन एंड सिक लीव्स, सिक डेज ऑफर्ड एंड एम्प्लॉयज, कि जब वो छुट्टी कर रहा है तो उसने किस किस तरह के ऊपर वो छुट्टी कर सकता है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके वो छुट्टी कर सकता है। ये सारा कुछ वहाँ पे एडअप हुआ हुआ है, यानी उसकी पूरी फाइल एक बनी हुई है, शुरू से लेके अब तक की उसकी पूरी फाइल जो है वो एचआर ने किस तरह से मेंटेन की हुई है। द एम्प्लॉयर शुड सिक्योर रिटन कंफर्मेशन, और उसे उसकी रिटन कंफर्मेशन चाहिए होगी, मतलब उसके साइन चाहिए होंगे, उसकी एक जो है एक एग्रीमेंट चाहिए होगा फ्रॉम द एम्प्लॉय टेस्टिंग टू द रिसीव अंडरटेकिंग द मैनुअल्स। सो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जो हम जैसे बेसिकली कहते हैं अटेस्टेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। उसके बाद ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप कह सकते हैं कि एक रिटन फॉर्म के अंदर और एक मैनुअल के चीज़ के अंदर वो हम कीप करके रखते हैं। उसके बाद 2 तरह के पेरोल होते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसके बाद डिस्कशन करने के बाद उसे कहा जाता है कि 2 तरह से हम तुम्हें सैलरी दे सकते हैं, या तो ऑरली बेसिस के ऊपर उसको लिया जाता है या फिर लमसम सैलरी के ऊपर उसे हायर किया जाता है। इसके बाद क्या है, प्रिपेयरिंग पेरोल। अब उसका पेरोल जो है वो डिसाइड किया जा रहा है। अब बेसिकली हमारी यहाँ पे मेन जो है वो 2 स्लाइड रह गई हुई हैं, जिसमें बताया जा रहा है पेइंग हाउ टू पेरोल वर्क्स, प्रोसेस वर्क्स, कि पेरोल का प्रोसेस किस तरह से काम करता है। नोइंग विच डिडक्शंस आर मेड, कौन कौन सी डिडक्शंस की जाती हैं। व्हेन द एम्प्लॉय इज पेड, जब एम्प्लॉय को पे किया जाएगा, तब पेरोल डिपार्टमेंट डिडक्ट्स, तो डेफिनेटली उसकी एक सैलरी जो है अकाउंट डिपार्टमेंट उसकी 30,000 40,000 सैलरी लगा करेगा, माइनस करेगा। सर्टन ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये कुछ वो चीज़ें हैं, जब उसको सैलरी दी जाती है, मेन उसकी सैलरी बताई जाती है, आपको 50,000 सैलरी दी जाएगी, पर उसे 35,000 दी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने पीछे फैमिली का और एक प्लान देखा था कि उसके लिए उसको माइनस करते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इंश्योरेंस के लिए उसका 2,000 काटते हैं कि आपको इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसका आपको देना पड़ेगा। फेडरल होल्डिंग टैक्स उसका आपको देना पड़ेगा। ये तो कुछ इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिसकी फॉर्म के लिए वो थोड़ा थोड़ा पैसा काटते हैं। तो आपको ग्रॉस इनकम जो है वो 35,000 मिलती है, पर लेकिन आपकी एक्चुअल इनकम, नेट इनकम जो है 50,000 वो बताते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, ये एट द एंड आपके लिए बेनिफिशियरी होता है कि आपकी इंश्योरेंस भी करवाई हुई कंपनी ने, उसके लिए आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी के अंदर कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इस तरह की कोई सीन हो जाता है, तो वो कंपनी आपके लिए उसको बर्दाश्त करेगी। बेसिकली वो खुद बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, उन्होंने आपके ही पैसे के ऊपर एक इंश्योरेंस क्रिएट की हुई होती है, इस तरह की चीज़ें क्रिएट की हुई होती हैं जो आपके ही फ़ायदे के लिए होती हैं। रिकॉर्ड्स एंड पेइंग पेरोल टैक्सेस, अब जितने भी टैक्सेस पे किए जाते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। आफ्टर द पेइंग रन्स पेरोल इट रिकॉर्ड टैक्सेस एंड डिडक्शंस मेड आफ्टर द एम्प्लॉयज check as short term liability until the company remits amount to the proper agency। सो उनके कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर की जा सकती है किसी भी तरफ से, तो उन्होंने
ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अमेरिका के अंदर कुछ स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स एक्ट, तो ये कुछ एक्ट होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपने ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो टैक्स से रिलेटेड भी एम्प्लॉय की वो गैदर करके रखनी होती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन सारे क्लियर करके रखने होते हैं। सो ये हमारा बेसिकली लास्ट स्लाइड थी और बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट जो है उसको पहले आपको बेसिकली देखना है कि एचआर डिपार्टमेंट होता क्या है। जब आपको वो क्लियर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है बिल्कुल। एक कंसेप्चुअल सब चैप्टर है जो कि एचआर डिपार्टमेंट को क्लियर करने के बाद आपको चैप्टर की जो है लर्निंग हो जाएगी। सो अगर कोई क्वेश्चन हैं, क्वेरीज अभी भी स्टिल आपके माइंड के अंदर हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, वो आप आस्क कर सकते हैं। बस इसको इस सेंस में रखें कि लोगों को किस तरह से हायर किया जाता है कंपनी के अंदर, किस रीजंस के ऊपर हम लोगों को निकाल सकते हैं, और वो एक प्रोसेस होता है एचआर का, क्या वो एचआर डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो प्रोसेस जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो है उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर को लेके चलें, वो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।